Hello dear students, today we will discuss about a statistical fluctuation. Dear students, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. आपको 8 मार्क्स में बहुत बार आपके एग्जाम्स में मिलेगा अगर आप अपने ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो, इसलिए इस आर्टिकल को अच्छे से कर लेना. इसकी स्टैटिस्टिकल में भी काफी इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज दिस कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन एक्चुअल में टॉपिक जो है वो किसके अराउंड अपनी चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है. इसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ कि स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन मीन्स वेरिएशन फ्रॉम अ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन. इट मीन्स स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन में हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि कोई भी सिस्टम अपने मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना वेरी करता है और उसकी वेरिएशन कब डोमिनेट करती है. तो आप एट लास्ट देखोगे कि हमारा कंक्लूजन ये आएगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में होंगे उतनी कम वेरिएशन होगी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से. पहले मैं आपके साथ इस डेरिवेशन का डिस्कशन करूंगी स्टूडेंट्स, और मैथमेटिकली हम एक जनरल एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे जो ये बताएगा कि एज एन इंक्रीजेस इन अ सिस्टम देन देयर इज अ लिस्ट वेरिएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? मीन्स जब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी सिस्टम में तो सिस्टम जो है वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से वेरी नहीं करेगा. मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूट ही ऐसे होंगे उसमें पार्टिकल जो कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन आती है. गॉट माई पॉइंट? पहले हम डेरिवेशन करते हैं, फिर मैं इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस की बात भी करूंगी स्टूडेंट्स कि हमने इस डेरिवेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है. इस डेरिवेशन की बहुत एप्लीकेशंस हैं हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में. तो पहले हम डेरिवेशन को कर लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रही हूं तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है. सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो n है, और मैक्रो स्टेट जनरली आप इस तरीके से बताते हो कि आपके पास 2 बॉक्स हैं जिसमें आपने n पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो r पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में है तो n-r सेकंड में होंगे. अब अगर आप मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो स्टूडेंट, तो मोस्ट प्रोबेबल में क्या होता है, दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना. तो ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला यही होता है NCR. R के प्लेस पे मैंने लिख दिया n/2. नीचे आती है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट. तो आपको पता है सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, 2 की पावर n. अब मैंने ऊपर n/2 का फॉर्मूला ओपन कर दिया स्टूडेंट्स, तो आपके पास बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n/2 का फैक्टोरियल n-n/2 का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n. अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई. मीन्स ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है स्टूडेंट कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज दिस वन. ठीक है. इसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें इस इक्वेशन से पता लग रही है. मैं इस इक्वेशन को मार्क करके रख देती हूँ स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1. तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करती हूँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से डेविएट हो. अब आपको पता है आपके पास 2 बॉक्स हैं. ठीक है. अब पार्टिकल अगर आप 50% इधर डाल रहे हो, 50 इधर डाल रहे हो, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर मुझे इससे हटके कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो हो सकता है इसमें या तो 50% से ज्यादा हो या 50% से कम हो. सपोज मान लो मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया वो मैंने ये लिया है. ठीक है. इट इज any random distribution that I have considered other than most probable distribution. Got my point? अब मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे यही चीज तो डिस्कस कर रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से सिस्टम जो है वो किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये कोई रैंडम और ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें इससे जो सिस्टम हमारा है इस डिस्ट्रीब्यूशन से वो कितना और किसी सिस्टम में
वेरी कर सकता है या और किसी डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकता है स्टूडेंट्स। मुझे ये चीज देखनी है, तो मैंने रैंडमली अदर देन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक कंसीडर कर लिया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, जिसको मैं P और सब्सक्रिप्ट में X से डिनोट करूंगी। तो स्टूडेंट्स PX का फॉर्मूला बनेगा NCR। अब R की वैल्यू अपने पास क्या है, n/2 प्लस x डिवाइड बाय 2 की पावर n। हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास n फैक्टोरियल आएगा, फिर नीचे r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, n/2 प्लस x का फैक्टोरियल, फिर आएगा n माइनस r के प्लेस पे अब यहाँ क्या आ रहा है, n माइनस n/2 प्लस x का फैक्टोरियल, और 2 की पावर n जो है वो एज सच है। फिर स्टूडेंट्स मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास ये चीज आ गई है। अब ये आपके पास px का एक्सप्रेशन आ गया और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से हाईलाइट कर रही हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है और ये अदर देन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब मुझे इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो n फैक्टोरियल दोनों में है, 2 की पावर n भी दोनों इक्वेशंस में आ रहा है। अब यहां n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ रहा है जो यहां नहीं आ रहा, तो मुझे इन दोनों को रिलेट करना है। तो मैंने क्या किया, n/2 फैक्टोरियल के स्क्वायर से इस इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये बन जाएगी दिस वन। स्टूडेंट्स मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n, इन टर्म्स को सेपरेट रख लिया और जो टर्म्स इसमें रहेगी उनको सेपरेट रख लिया। अगर आप इस इक्वेशंस में इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के साथ रिलेट करो तो ये सारी टर्म क्या है, Pmax। तो मैं इस टर्म, ये जो सभी फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, इन टर्म्स के प्लेस पे Pmax लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे Px और Pmax के बीच में रिलेशन निकालने हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स दिस वन। स्टूडेंट्स अब हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ये बन चुका है। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो फैक्टोरियल है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो सिस्टम लिया है उसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा मीन्स n की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहले लोग लगाना पड़ता है, उसके बाद हमें स्टर्लिंग फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ती है। मैं आपको स्टर्लिंग फॉर्मूला के बारे में बताती हूँ कि स्टर्लिंग थ्योरम जो है वो क्या कहती है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग थ्योरम, log n फैक्टोरियल जो होता है ना वो n log n माइनस n होता है, और ये इक्वेशन हम उसी टाइम पे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। गॉट माय पॉइंट। तो ये चीज तो स्टूडेंट्स हम स्टार्टिंग में ही ले चुके हैं कि आपके पास n जो है वो सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो हम लगा ही वहां रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो। इट मीन्स स्टर्लिंग थ्योरम का ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट है यूज करने के लिए। बट आप ध्यान से देखो तो स्टर्लिंग थ्योरम के फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड में राइट में log लगा हुआ है। इट मीन्स हमें अपनी इस इक्वेशन में, ये जो मैंने Px वाली इक्वेशन लिखी है स्टूडेंट्स दिस वन, इसमें सबसे पहले log लेना होगा, ठीक है। तो log जब आप लेते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो चीज पावर में होती है वो आगे आ जाती है और जो डिवाइड में होती है वो ऊपर जाएगी बट माइनस के साथ जाएगी स्टूडेंट्स। गॉट माय पॉइंट। मैं इस चीज को ध्यान रखते हुए अब इस पे स्टर्लिंग फॉर्म, जो पहले मैं इसका log ले रही हूं स्टूडेंट, फिर स्टर्लिंग ये वाली थ्योरम लगाऊंगी। तो स्टूडेंट्स ये देखो, लेफ्ट साइड log Px हो जाएगा, log Pmax से भी log Pmax हो गया। अब अगर आप इसका log लगाओगे तो ये 2 की पावर आगे आ गई, log 2 log n/2 का फैक्टोरियल। फिर ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आ जाएगी लेकिन माइनस लग जाएगा आगे। सेम वैसे ये टर्म भी आपके डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इसको ऊपर लेकर आओगे log के बाद तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। गॉट माय पॉइंट।